नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के यूएस दौरे से पहले अमेरिकी राजदूत ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कहा, मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े नेता। विपक्ष के लोकतंत्र बचाओ अभियान को लगा बड़ा झटका। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को मिली क्लीन चिट। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की 1000 पन्नों की चार्जशीट। बृजभूषण के खिलाफ पुलिस को नहीं मिले सबूत। अध्यादेश पर समर्थन जुटाने में जी जान से जुटे अरविंद केजरीवाल। सीपीआई नेता डी राजा से की मुलाकात। अधिकारियों पर बात न सुनने का रोया रोना। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की फुल तैयारी में मोदी सरकार। लॉ कमीशन ने 30 दिन में जनता धार्मिक संगठनों से मांगे सुझाव। विपक्ष में मच गई खलबली। ओबीसी आरक्षण पर फंसी ममता। ओबीसी में शामिल हो गए पश्चिम बंगाल के 80% मुस्लिम। पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन टीएमसी के गुंडों ने किया जमकर बवाल। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात विपक्ष के लोकतंत्र बचाओ अभियान को लगे बड़े झटके की। राहुल गांधी जैसे नेता विदेश में घूम घूम कर देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं। लोकतंत्र खतरे में है का रोना रोते हैं। पर इसी बीच अमेरिकी राजदूत का एक ऐसा बयान सामने आया जिससे विपक्ष के इस अभियान को करारा झटका लगा है। अमेरिकी राजदूत एरिक ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा नेता बताया है। साथ ही पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर कहा कि ये दौरा कई उम्मीदें लेकर आएगा कि किस तरह से दोनों देश मिलकर दुनिया में शांति ला सकते हैं। एक तरफ विपक्ष लोकतंत्र का रोना रोता है और ऐसे में अमेरिकी राजदूत का ये बयान कितना बड़ा झटका है। देखिए, मुझे तो लगता है कि जॉर्ज सोरोस का, पाकिस्तान का, चाइना का बहुत पैसा बर्बाद चला गया। ये जो अचानक से राहुल गांधी अमेरिका गए, वहाँ पे इतनी सारी बातें की, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म है, बेसिकली लॉबी की जा रही थी। और राहुल गांधी के पूरे इस प्रयास में पाकिस्तानी लॉबिस्ट, वैसे वैसे लोग जो एंटी इंडिया, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए पैसे खर्च करके वहाँ लॉबीज को हायर करते हैं, एजेंसीज को हायर करते हैं। उनका काम क्या है? ये चाइनीज लॉबी हो, ये पाकिस्तानी लॉबी हो, या फिर खालिस्तानी लॉबी हो, ये वामपंथियों का लॉबी हो, ये दरअसल भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे कि इतनी सारी तैयारी जो की जा रही है वो इज्जत नरेंद्र मोदी को नहीं बख्शी जाए। बहुत ही सिंपल, कि हिंदुस्तान के साथ कोई बहुत बड़ा करार ना हो, हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा नजदीकियां अमेरिका के साथ ना हो। सब पानी का पानी हो गया, बर्बाद हो गया सारा एफर्ट। क्यों? कि वहां की सरकार वो ये कह रही है कि हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी है, और जो अकल के अंधे हैं, जिनको हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नजर नहीं आता, वो दिल्ली जाकर के देखो। अब वहां का आधिकारिक बयान आ गया कि सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इतना ही नहीं, प्रीडेटर मिल रहा है, बड़े बड़े क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में बहुत सारे करार होने वाले हैं। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा गया है, उससे भी मन नहीं भरा तो बाइडेन साहब ने फैमिली के साथ बिल्कुल प्राइवेट डिनर भी ऑर्गेनाइज कर दिया। बहुत नुकसान हो गया विपक्षियों को। सारी लॉबिंग, सारी अफवाह और सारा तमाशा इनका
गड्ढे में चला गया। बिल्कुल। अगली खबर में बात पहलवानों के मामले को लेकर आई आज की बड़ी खबर की। दिल्ली पुलिस ने आज ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर चार्जशीट दायर की है, जिसमें ब्रजभूषण सिंह को बड़ी राहत मिली है। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग यौन शोषण केस की 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, तो वहीं 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। धारा 354, 354A और 354D के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। साथ ही नाबालिग पहलवान मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कोर्ट तय करेगा कि ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या फिर नहीं। दिल्ली पुलिस ने आज ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी। क्या गिरफ्तारी से बच गए ब्रजभूषण? बिल्कुल बच गए। 10 आदमी कहीं पे खड़े हो जाएं और कहने लग जाएं कि भाई हम आंदोलन करेंगे, फला आदमी को आप जो है गिरफ्तार करो, मैं भूख हड़ताल करूंगा, मैं भूख हड़ताल करूंगी, इसको गिरफ्तार कीजिए। ऐसे थोड़ी किसी की गिरफ्तारी होती है। अब तो केस उल्टा चलना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दबाव में डाला गया है। ये बयान जो नाबालिग बच्ची का इस्तेमाल इन लोगों ने, इन आंदोलन जीवियों ने, एक बच्ची का इस्तेमाल किसी शख्स को बदनाम करने के लिए आपने किया, क्योंकि लड़की साफ साफ कह रही है कि हम तो दबाव में किए थे। मुझे गुस्सा आया था। उसके दादा का बयान है, उसके पिता का बयान है। तो ये जो नाबालिग लड़की और ये पॉस्को एक्ट, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि उसके पीछे अब कोई तर्क बचा नहीं। रही बात दूसरे केस की, तो उसमें भी अब जिरह होगी। 180 विटनेसेस हैं। 15 साल कम से कम लगेगा इस केस की सुनवाई को पूरा होने में और कोर्ट से फैसला आने में। लेकिन क्या किया जाए, सारे लोग फायदे में हैं। आंदोलन कर लिया, माल आ गया। आंदोलन जीवियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनको भी माल आ गया। 3-4 पॉलिटिकल नेता जो इस मुद्दे को उठाना चाह रहे थे, उन लोगों ने भी उठा लिया। सब कुछ हो गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि देश भर के जो पहलवान, खास करके बच्चियां, उनके पीछे आपने स्टिग्मा लगा दिया। सारे लोग थू थू कर रहे हैं। 30 तारीख को चुनाव है और जो खबर आ रही है वो खबर यही आ रही है कि खुद तो ये चुनाव लड़ेंगे नहीं। ब्रजभूषण साहब 3 टर्म हो गया, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनका ही कोई आदमी फिर से चुनाव जीतेगा, क्योंकि इन आंदोलन जीवियों, ये फर्जी पहलवानों के साथ देश के जितने भी रेसलिंग फेडरेशंस हैं वो इनके साथ नहीं है। जी, अगली खबर में बात अरविंद केजरीवाल की, जो मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ देश भर में घूम घूम कर समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से मुलाकात कर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा है। इस दौरान केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अधिकारी उनकी बातें नहीं सुनते। बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए पिछले दरवाजे से दिल्ली को चलाना चाहती है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी बताया कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें अध्यादेश का विषय भी शामिल होगा। ये किस तरह के आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है और बहुत बड़ा पैथोलॉजिकल लायर, बिना झूठ बोले ये रह ही नहीं सकता। अधिकारियों के ऊपर अब आ गया, लेकिन इस पर तो मैं आऊंगा, थोड़ा डील करूंगा बाद में। पहला सवाल है, किससे गए थे ये समर्थन मांगने? डी राजा। अरे डी राजा तो वैसे ही समर्थन दे रहा है। ये मीडिया में चेहरा चमकाने के लिए डी राजा, ये कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गर्त में चली गई। ये मृत प्राय पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे मदद मांगने से क्या फायदा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मिलते नहीं मिलते, मोदी सरकार की तरफ से कुछ भी होगा, ये वामपंथी उसका विरोध करेंगे। तो खैर चलिए, आप अपनी राजनीति जो है वो चलाते रहिए, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि कल जो एक बड़ा खुलासा हुआ, वो पैनिक बटन घोटाला, 500 करोड़ रुपए खा गए प्राइवेट वेंडर्स के जरिए और वो बटन काम नहीं कर रहा है, इसका कोई जवाब देगा? और मीडिया वालों का तो
जवाब ही नहीं है। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो, किसी मीडिया वाले की हिम्मत नहीं पड़ती। एडवर्टीजमेंट का इतना बड़ा कर्ज, इतना बड़ा दबाव कि आप उससे ये सवाल नहीं पूछ सकते कि बटन काम क्यों नहीं कर रहा और किस प्राइवेट वेंडर को तुमने दिए इसका ठेका। तो देखिए, ये इसके ऊपर जब भी कोई आरोप लगता है, इसको मालूम है कि भाई अभी पैनिक बटन नया घोटाला आ गया, तो इसने क्या किया, अधिकारियों के ऊपर इल्जाम लगा दिए कि भाई हमारी बात नहीं मानता। भाई तुम्हारे लक्षण ऐसे हैं, तुम अधिकारियों को धमकाओगे, अधिकारियों के ऊपर फॉल्स केसेस करोगे, वो क्यों मानेंगे? वो तुम्हारे गुलाम थोड़े हैं। वो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी है। लिखित में दो, लिखित में बात करो और कानूनी बात करो, तब तो ये आईएएस अधिकारी तुम्हारी बात सुनेंगे। अदरवाइज वो तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम्हारे विम्स एंड फैंसीज को वो उस पे अमल करें। जी, अगली खबर में बात समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर, जिस पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मोदी सरकार ने यूसीसी लाने की तैयारी तेज कर दी है। लॉ कमीशन ने यूसीसी पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयोग द्वारा जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। 22वें विधि आयोग ने इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया है। इससे पहले 21वीं विधि आयोग ने, जिसका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था, इस मुद्दे की जांच की गई थी और यूसीसी के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों पर 2 अवसरों पर सभी के विचार मांगे गए थे। पर इस बार अब उम्मीद है 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार यूसीसी पर बड़ा दांव चलेगी। अभी तो लॉ कमीशन ने सिर्फ सुझाव मांगे हैं, पर विपक्ष इतना क्यों बौखला रहा है? देखिए, विपक्ष की तो मिट्टी पलित होने वाली है। ये मुस्लिम महिलाओं के दुश्मन हैं ये तमाम विपक्षी पार्टियां। ये संविधान बचाने की बात करते हैं। आर्टिकल 44 क्या कहता है? वो कहता है कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। इसके ऊपर बाबा भीमराव अंबेडकर ने 23 नवंबर 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरा भाषण दिया था और ये कहा था कि जरूरी है, सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि उस मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, धर्म के आधार पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ना पॉजिटिव ना ही निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब दिक्कत क्या है इसमें? जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा, फिर ये मौलवी मौलाना ना हलाला कर पाएंगे, न तलाक के लिए इसमें जो है ट्रिपल तलाक का सिस्टम चल पाएगा, न 4-4 शादियां कर पाएंगे। कई सारी दिक्कतें होने वाली हैं और इसके खिलाफ 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पे आ जाएगा, फिर सीए की तरह आंदोलन करेगा और ये सारे विपक्षी पार्टियां, ये मुस्लिम महिलाओं के सारे दुश्मन, ये लोग फिर वही तमाशा करेंगे जो सीएए में हुआ था। अब सवाल बस इतना ही है, देश की जनता ने बीजेपी को वोट दिया था, उसके 3 मुख्य लक्ष्य थे। आर्टिकल 370, राम मंदिर और यूसीसी। 2 काम पूरे हो गए, तीसरा काम भी पूरा होना है। और जो खबर आ रही है कि अगले महीने जो मानसून सेशन का जो सत्र को बुलाया जाएगा, उसमें इसको एज ए बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगली खबर में बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन रहा, पर अफसोस आज भी राज्य के अलग अलग जिलों से हिंसा की खबरें सामने आई। कहीं मारपीट, कहीं बमबारी तो कहीं गोलीबारी हुई। तो वहीं ममता बनर्जी ओबीसी आरक्षण को लेकर बुरी तरह से फंस गई हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 80% से अधिक मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर लिया गया। जांच के दौरान इस अनियमितता का बड़ा खुलासा हुआ है। ममता बनर्जी को मुसलमानों से इतनी प्रेम क्यों है? देखिए, उनकी राजनीति ही मुस्लिम परस्त राजनीति है। मुस्लिम अपीसमेंट के बगैर ममता बनर्जी कुछ है ही नहीं। और तो और अहिर साहब ने पूरी जानकारी नहीं दी। 4 दिन पहले हम लोगों ने इस खबर को दिखाया था वीडियो में, अगर आप जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल में इसको हमने डील किया था। आपने
80 सारे मुसलमानों को आपने ऑलमोस्ट 3-4 जातियों को छोड़ दें, सबको आपने ओबीसी डिक्लेयर कर दिया। और सरकारी नौकरियों में हर जगह मुसलमानों को ही भर्ती किया जा रहा ओबीसी के नाम पे। मेडिकल का एक केस आया जिसमें 91% मुस्लिम्स ही हैं। इतना ही नहीं, बंगाल के अंदर कोई भी ठेका हो, कोई भी सरकारी काम हो, कोई भी जॉब हो, वहां ये जो 27-30% के आसपास जो मुसलमान हैं, वो 90% काम जो है वो मुसलमान लेके चले जाते हैं। तो ये तो बंगाल के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आपने कैसे कैसे लोगों को कितना कितना वोट दे दिया, आप जितवा देते हैं, और जब चुनाव आएगा ममता बनर्जी जो है वो दुर्गा पाठ शुरू कर देती है, सारे मुसलमानों को कह देती कि अभी अंडरग्राउंड हो जाओ, अभी कोई बयान नहीं देगा, अभी कोई कुछ नहीं करेगा। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि दुर्गा की सबसे बड़ी भक्तिन और ब्राह्मण हैं, लोग वोट देते हैं और सरकार बनती है तो इनका तांडव शुरू हो जाता है। बंगाल के हिंदू ओबीसी के साथ जो अन्याय हुआ है, इसका जवाब देश की जनता को, बंगाल की जनता को ममता बनर्जी से मांगना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ये जो छुप छुप के लड़ना चाहती है बंगाल में, तो ये चलेगा नहीं। अभी 23 तारीख को ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो ओबीसी के नाम पे राजनीति करती हैं पटना में मिल रही हैं। क्या वहां पे ओबीसी संगठन के लोग इन सबको घेरेंगे, माफी मंगवाएंगे? क्योंकि ये कांड सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, ये तमाम अपने आप को सेकुलर कहने वाले जो लीडर्स हैं, चाहे वो नीतीश कुमार का बिहार में हो, चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का मसला हो, ये हर जगह, या आम आदमी पार्टी पंजाब में, हर जगह ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। और बीजेपी वो मीडिया मैनेज करने में लगी हुई है। सड़क पे उतर के आपको इनके लिए जो है लड़ना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो यही माना जाएगा कि आप भी इन्हीं पार्टीज के अंदर शामिल हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।